तो चलिए शुरुआत करते हैं मिस हामरबी पार्ट 5 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि बारियोन ने मीटिंग के लिए एक मेल भेजा होता है। जब वो मेल बोवांग पढ़ता है तो फिर वो बोल रहा होता है कि बारियोन को क्या हो गया, क्योंकि वो कभी भी किसी के मैटर में टांग नहीं अड़ाता है। इसके बाद बोवांग बारियोन के ऑफिस में जाता है, उससे बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर इतनी शांति से काम कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि तुमने यहाँ पर एक बॉम्ब फेंका है। सारे जज जानते हैं कि इस चीज़ का क्या मतलब है, लेकिन उस मीटिंग को पूरा करने के लिए 1/5 जज वहाँ पे होने चाहिए। बारिन बोल रहा होता है करीबन 163 जज को वहां पर आना होगा ताकि वो मीटिंग स्टार्ट हो सके। तभी वहां पर चाओरियन पहुंच जाती है, तो फिर बारिन से बोल रहा होता है कि जिसने भी पिटीशन फाइल की है वो सारे फीमेल जजेस हैं। चाओरियन बता रही होती है कि ऐसी बात नहीं है, कई सारे मेल जज ने भी साइन किया है, लेकिन उनमें से कोई भी प्रिसाइडिंग जज नहीं है। अचानक से बोवोंग वहां से जा रहा होता है, तभी चाओरियन उसे रोक लेती है और बोल रही होती है कि तुम तो बहुत सारे प्रिसाइडिंग जज को जानते हो, तुम तो हमारी हेल्प कर सकते हो। लेकिन बोवांग कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। बोवांग के जाने के बाद डोयन ऑफिस में जाती है और वो बारन को बता रही होती है कि तुमसे हान सेसांग मिलना चाहते हैं। जैसे ही बारन चीफ जज हान सेसांग के ऑफिस में पहुंचता है तो फिर हान सेसांग बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर कौन आया मेरे ऑफिस में, वर्कर यूनियन का लीडर। सारे प्रिसाइडिंग जज काफ़ी नर्वस है क्योंकि तुम सारे एसोसिएट जज मिलकर स्ट्राइक पे जाने वाले हो। लगता है तुम भी मुझे चाओरियम की तरह प्रिसाइडिंग जज नहीं मानते हो। बारन बोल रहा होता है कि आपको पता है ये मेरी इंटेंशन नहीं थी। फिर हांजुसांग कह रहा होता है मैं मानता हूँ कि चाओरियम होंग यूनजी के काफ़ी करीब है, लेकिन तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। अगर ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बुरी हुई तो फिर तुम्हें भी नुकसान होगा। इस बिजनेस की लाइन में हमें हमेशा सेम लोगों को फेस करना पड़ता है। इस बारे में मैंने संगोंग से बात की है, तो फिर तुम यहीं पर रुक जाओ। बारन माफ़ी मांगता है और कह रहा होता है कि अब मैं नहीं रुक सकता हूँ। चीफ जज हांजुसांग गुस्से में आते हैं और वो कह रहे होते हैं तुम्हें पता नहीं ये लोग कितने बुरे हैं, ये तुम पे लगातार अटैक करेंगे, तो फिर इसी वजह से तुम्हें इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। कभी कभार यही अच्छी चीज़ होती है कि हमें डर्टी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। बारन बोल रहा होता है कि मुझे अपने बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये पता होना चाहिए कि चाओरियम इसे इग्नोर नहीं करेगी, और मैं भी इसी बात से एग्री करता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जो संगोंग होता है वो चीफ प्रिसाइडिंग जज से मिलने के लिए जाता है उनके ऑफिस में। संगोंग प्रिसाइडिंग जज से माफ़ी मांग रहा होता है, तो फिर वो बोल रहे होते हैं मैं मानता हूँ कि तुम काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, लेकिन हार्ड वर्किंग होना ही काफ़ी नहीं है, तुम्हें अपनी जॉब अच्छे से करनी चाहिए। अब ये खबर बाहर तक फैल चुकी है और मुझसे प्रिसाइडिंग जज चोंग योंजिन ने बोला है कि वो ये संभाल लेंगे। शायद तुम दोनों सेम ही ईयर में हो ना। फिर संगोंग बोल रहा होता है कि आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो, मैं इसे खुद ही हैंडल कर लूँगा। इसके बाद रात को संगोंग एसोसिएट जज के साथ हॉस्पिटल में जाता है होंग यूनजी से मिलने के लिए। जैसे ही वो दोनों वार्ड में पहुंचने वाले होते हैं तभी संगोंग उस एसोसिएट जज को बाहर भेजता है कुछ लेने के लिए। एसोसिएट जज के वहां से जाते ही संगोंग वार्ड में पहुंच जाता है। वहां पर होंग यूनजी के साथ में उसका हस्बैंड होता है, तो फिर संगोंग होंग यूनजी से बोल रहा होता है कि अगर तुम बीमार थी तो फिर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। ये बात सुनते ही होंग यूनजी को गुस्सा आता है और वो माफ़ी मांगकर संगोंग से बोल रही होती है कि आपने मुझसे कहा था कि मैं अपने प्राइवेट मैटर को वर्क में इंक्लूड ना करूं। वैसे भी सारी वुमेंस की यही तो गलती होती है कि वो वर्क के बजाय अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करती हैं। आपके लिए मेरी फिजिकल कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, इस वजह से मैंने नहीं बताया। ये कहने के बाद वो रोने लग जाती है, तो फिर होंग यूनजी का हस्बैंड गुस्से में आता है और वो संगोंग से बोल रहा होता है कि आप यहाँ से बाहर चले जाओ। उसी टाइम वार्ड में एसोसिएट जज पहुंच जाता है और उसके आते ही संगोंग नील डाउन होकर होंग यूनजी से माफी मांग रहा होता है, लेकिन होंग यूनजी कुछ भी नहीं बोलती है। फिर एसोसिएट जज संगोंग को खड़ा करता है और वहां से लेकर चला जाता है। अगले दिन वो एसोसिएट जज ये सारी बातें ऑफिस में फैला रहा होता है और बोल रहा होता है कि होंग यूनजी काफी क्रूअल है। संगोंग नील डाउन होकर उससे माफी मांग रहे थे, लेकिन होंग यूनजी ने उसे माफ भी नहीं किया। ऐसे ही बात करके ये खबर और भी ज्यादा फैल जाती है। जैसे ही ये बात बोवांग को पता चलती है तो फिर वो बारन के ऑफिस में जाता है और वहां पर उन दोनों को बता रहा होता है कि लोगों के सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। कल रात को संगोंग के साथ जो एसोसिएट जज हॉस्पिटल गया था वो सबको बता रहा है कि होंग यूनजी बहुत ज्यादा क्रूअल है, क्योंकि संगोंग नीडन होकर से माफी मांग रहा था लेकिन होंग यूनजी से माफ नहीं करा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मुझे लगता नहीं है कि मीटिंग में आधे से ज्यादा जज भी आएंगे। तभी अचानक से बारम के कंप्यूटर पर एक मेल आता है, तो फिर बोवांग उसे ओपन करता है और वो मेल होता है मीटिंग के डेट और टाइम का। जिस दिन वो मीटिंग रखी जा रही होती है वो वीक का सबसे बिजिएस्ट डे होता है। अब 4 को काफी गुस्सा आ गया होता है, तो फिर वो बारम से बोल रही होती है कि हमें ब्रेक को यूज करना होगा, क्योंकि ब्रेक के दौरान ज्यादातर जज पार्टिसिपेट करेंगे क्लब एक्टिविटीज में। बायरन उसकी बात मान जाता है और वो ब्रेक के दौरान चारों के साथ क्लब की एक्टिविटी को अटेंड करने के लिए जाता है। एक एक करके वो सारे क्लब में जाते हैं और आखिर में वो एक क्लब में होते हैं जहाँ पर फूलों का गुलदस्ता बनाया जाना सिखाया जा रहा होता है। बायरन सबसे अच्छा गुलदस्ता बनाता है और उसे देखकर सारे लोग इम्प्रेस हो रहे होते हैं।
इसी दौरान चार्यम काफ़ी सारी जज से बात करती है। बात करने के बाद वो गुलदस्ता लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बारियन गुलदस्ता ऑफिस में रखता है और वो वॉशरूम में चला जाता है। जब वो वापस आता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर गुलदस्ते के पास में डोयन खड़ी होती है और वो बारियन से बोल रही होती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ऐसी हॉबी है। बारियन बोल रहा होता है कि मैं ये सब बनाने के लिए वहाँ पर नहीं गया था। तभी डोयन बारियन की तरफ देखती है और बोलती है ब्यूटीफुल। बारियन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। फिर डोयन बोल रही होती है कि मैं फ्लावर्स की बात कर रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। डोयन के जाने के बाद चा और यन बारियम से बोल रही होती है कि जितने भी लोगों से मैंने बातें की वो इस बात के लिए अटेंशन तो दे रहे हैं, लेकिन वो मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहते हैं। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लोग इस बात से इतने अनकंफर्टेबल क्यों हैं। बारियन कह रहा होता है कि कोई भी अनकंफर्टेबल होगा अगर तुम किसी जूनियर को सुपीरियर के अगेंस्ट जाने के लिए बोलोगी तो। मैंने कंप्लेंट करने को बोला था, लेकिन इंथुसियास्टिकली नहीं बल्कि एफिशिएंटली। हमें कैसे भी करके मेजोरिटी को जीतना होगा। कुछ देर बाद वो दोनों कई सारे प्रिसाइडिंग जज से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता है। रात को काम खत्म होने के बाद वो दोनों बाहर खड़े होते हैं। तो फिर चा और यम बिल्डिंग की तरफ देखकर बोल रही होते हैं कि इस बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं सबका डिफरेंट ओपिनियन है, लेकिन जो भी लोग हायर लेवल के उनका सिमिलर व्यू है। काफ़ी मुश्किल है उन लोगों को साथ में लाना जो कि सफ़र कर रहे हैं। अगली सुबह चा और यम और बारियम दोनों ऑफिस में होते हैं। तभी बारियम के पास एक कॉल आता है। कॉल पर बात करने के बाद बारियम चार्यम को बता रहा होता है कि जो लेडी प्रोटेस्ट कर रही थी उसकी ट्रायल की डेट आ गई है, लेकिन उस केस को असाइन किया गया है डिपार्टमेंट 43 में। ये बात सुनते ही चार्यन खुश जाती है और बोल रही होती है कि मैं ट्रायल को अटेंड करने के लिए जाऊंगी। बारियन बोल रहा होता है कि तुम्हें इस केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। चार्यम की तरफ देखने जाती है और बोल रही होती है कि तुम किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हो। तो फिर बारियम कुछ भी नहीं बोलता है। ट्रायल की डेट आज ही होती है। तो फिर कुछ देर बाद चार्यम कोर्ट में जाती है वो ट्रायल अटेंड करने के लिए। डिपार्टमेंट 43 के चीफ प्रिसाइडिंग जज दोनों पार्टी की स्टेटमेंट को सुनते हैं, लेकिन जो बूढ़ी लेडी यानी कि प्लेंटिफ होती है उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं होता है। इसलिए कोर्ट को आज के लिए अटेंड कर दिया जाता है और उस लेडी को एक दिन का और टाइम दिया जाता है ताकि वो एविडेंस ला सके। ट्रायल के खत्म होने के बाद चार्यम ऑफिस पहुंचती है और वहां पर बारियम को सारी बातें बता रही होती है। बारियम बोल रहा होता है कि बिना पेशेंट रिकॉर्ड के कोई भी एविडेंस नहीं लाया जा सकता है। फिर वो हॉस्पिटल का नाम पूछता है और चार्यम बताती है कि उस हॉस्पिटल का नाम है सेजन हॉस्पिटल। बारियम बोल रहा होता है कि ये हमारी कंट्री का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है। ये काफ़ी मुश्किल होगा और वैसे भी लगता है कि वो ओल्ड लेडी एक एग से एक रॉक को ब्रेक करना चाहती हैं। चार्यम बोल रही होती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और वैसे भी तुम्हें पता है कि ये मेरी स्पेशलिटी है। बारियम कुछ भी नहीं कहता और मुस्कुराने लग जाता है। तभी वहां पर बोवांग पहुंच जाता है और जैसे ही वो उन दोनों को देखता है वो वहां से जा रहा होता है, लेकिन चार्यम उसे देख लेती है और उसे रोक कर बोल रही होती है कि काफ़ी दिन हो गए तुम्हारे ऑफिस में नहीं आए हो। बोवांग कह रहा होता है कि मैं कई सारे कॉम्प्लिकेटेड केस पे काम कर रहा हूँ, इस वजह से नहीं आ पा रहा हूँ। फिर चा और यम बोवांग को कुछ पिटिशंस के फ्लैट देती है और बोल रही होती है कि तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी चाहिए और वैसे भी तुम्हारे सामने से प्रिसाइडिंग जज आ रहे हैं। तो फिर बोवांग बोल रहा होता है कि इन्हें हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि एक मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं। ये हमेशा ऐसे कपड़े पहन के आते हैं और इनके जो रिकॉर्ड हैं काफ़ी अच्छे हैं, इस वजह से हायर अप इन्हें कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये बात सुनते ही चार्यम प्रिसाइडिंग जज के पास जाती है और उन्हें वो फ्लाइवर दे देती है। ऐसे करके वो वहाँ पर और भी कई प्रिसाइडिंग जज आते हैं और चार्यम उनके पास जाके उन्हें फ्लायर दे देती है, लेकिन ज़्यादातर जज उस पिटिशन के फ्लायर पे ध्यान नहीं देते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर डिपार्टमेंट 43 के चीफ जज पहुँच जाते हैं और वो बोवांग को अपने पास बुलाकर बोल रहे होते हैं, मुझे लगा था कि तुम काफ़ी बिजी हो। बोवांग बोल रहा होता है कि हाँ मैं बिजी हूँ, बस मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ। चीफ जज बोल रहे होते हैं, लगता है कि मैं काफ़ी जल्दी कंक्लूजन पे आ गया तुम्हारे लिए, मुझे शायद तुम्हें और ग्रूम करना चाहिए, और ये कहकर वो चले जाते हैं। रात को चीफ जज संगोंग एक रेस्टोरेंट में होते हैं और वहाँ पर रिपोर्टर के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। ड्रिंक करते दौरान संगोंग सारी बातें बता रहे होते हैं रिपोर्टर को और रिपोर्टर नोट डाउन कर रहा होता है। अगले दिन चार्यम अपने कंप्यूटर में कुछ चेक कर रही होती है, तभी वो आर्टिकल पढ़ती है और वो आर्टिकल उसके बारे में होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बोवांग पहुँचता है और उन दोनों से बोल रहा होता है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने आर्टिकल पढ़ लिया है। आर्टिकल में तुम दोनों को रेडिकल यंग जजेस कहा जा रहा है, क्या मैं उसमें भी इंक्लूड हूँ? प्लीज़, मैं किसी प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैंने आज तक कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं की है। तभी बोवांग के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है और जब उसे ओपन करता है तो फिर वो एक आर्टिकल होता है चारों के बारे में, और उस आर्टिकल में लिखा होता है कि एक जज किसी और डिपार्टमेंट के केस में इन्वॉल्व है। यहाँ तक कि उस जज ने उस प्लेंटिफ को कुछ इन्फॉर्मेशन दी और साथ ही में एक अटॉर्नी को इंट्रोड्यूस भी करवाया। बारियन चारों से बोल रहा होता है कि ये तुम्हारे बारे में, और वैसे ही मुझे चीफ जज ने पहले बताया था इस बारे में। उन्होंने मुझसे कहा है कि तुमने कोड ऑफ जुडिशियल कंडक्ट को वॉयलेट किया है, तुम्हारे खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। बोवांग पूछ रहा होता है कि तुम इस केस में कैसे इन्वॉल्व हुई और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में। चार्यम बोल रही होती है कि अगर मैंने प्रॉब्लम क्रिएट की है तो फिर मैं ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। अचानक से बोवांग काफ़ी इमोशनल हो गया होता है और वो बारियम से बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ तुम्हारी यहीं तक हेल्प कर पाऊंगा, मैं फ्रेंडशिप की वजह से फंस गया हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। मैं मानता हूँ कि मैं बाकी सारे जज से काफ़ी क्लोज हूँ और वो भी मुझे पसंद करते हैं,
लेकिन ये प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस हो गई है और मैं इस प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहता हूँ। बारम बोल रहा होता है, क्या तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे क्योंकि तुम चाहते हो वो सारे तुम्हें पसंद करें इस वजह से। बोवांग बोल रहा होता है कि तुम सरकास्टिक मत हो, मैं किसी से फाइट नहीं करना चाहता हूँ और इसमें तुम भी इंक्लूड हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद डोयोन ऑफिस में पहुँचती है और वो चारों को बता रही होती है कि तुमसे चीफ प्रिसाइडिंग जज मिलना चाहते हैं। इसके बाद चा और योम चीफ प्रिसाइडिंग जज के ऑफिस में जाती है तो फिर वहाँ पर पहुँचते ही चीफ जज बोल रहे होते हैं, तुम्हें पता होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। चा और योम मना कर देती है। चीफ प्रिसाइडिंग जज बोल रहे होते हैं कि तुमने न्यूज़ पढ़ी होगी और वैसे भी तुमने दूसरे डिपार्टमेंट केस में इंटरवेन किया है। चा और योम बोल रही होती है कि मैंने किसी भी केस में इंटरवेन नहीं किया है, बल्कि मैंने उस ओल्ड लेडी को एडवाइस दी है। वैसे भी कुछ हफ्ते पहले आप एक कुछ लोगों को फ्री लीगल एडवाइस दे रहे थे, इसमें क्या कोई गलत बात है। चीफ जज बोल रहे होते हैं कि चलो इस बारे में भूल जाते हैं, लेकिन उस बारे में क्या, तुम पिटीशन पे कई सारे जजेस के साइन ले रही हो। चार्म बोल रही होती है कि मेरा रीज़न है और वैसे ही मैंने होंग यूजी की स्टोरी के बारे में सुना है। चीफ जज कह रहे होते हैं कि तुमने सिर्फ एक ही साइड की स्टोरी सुनी है, मैं किसी तरीके से तुम्हारे खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है उसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम ऐसे ही कंटिन्यू करती रही तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा इसे रोकना, और ये कोई नेगोशिएशन नहीं है बल्कि ये नोटिस है। चार्यम कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। बारम अपने सीनियर से मिलने के लिए जाता है और इस टॉपिक से रिलेटेड हेल्प मांग रहा होता है। सीनियर बारम से बोल रहे होते हैं कि जो इशू तुम प्रपोज कर रहे हो वो काफ़ी स्मॉल है, हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है, तो फिर हमें बड़ा सोचना चाहिए। बारम गुस्से में बोल रहा होता है कि अगर आपको लगता है कि ये इशू काफ़ी छोटा है तो फिर आपको पता होना चाहिए जिस स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं वो इन्हीं छोटी चीज़ों से बनता है। ये कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर वो ऑफिस पहुँचता है और वहाँ पर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद ऑफिस में कोर्ट क्लर्क सासंग, जियोंग और डांडी पहुंच जाते हैं और वो उन दोनों को बाहर लेकर जाते हैं कॉफ़ी ब्रेक के लिए। कॉफ़ी पीने के बाद दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। फिर चा और यम बारम से बोल रही होती है कि वो कॉफ़ी काफ़ी स्वीट थी और ऐसे ही को वर्कर से सपोर्ट भी काफ़ी स्वीट होता है। बारम बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करता, बल्कि मैं वो सारी चीज़ें बोलता हूँ जो कि तुम्हें पसंद नहीं है। चार्यम कह रही होती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब भी मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत रही है तो फिर तुमने ही मेरी हेल्प करी है। ये बात सुनते ही बारून कुछ भी नहीं बोलता है। तभी चार्यम के पास यंगजन का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिल रहे होते हैं और यंगजन उसी ओल्ड लेडी के बारे में बात कर रहा होता है। यंगजन चार्यम को बता रहा होता है कि हमारे ग्रुप ने वो हॉस्पिटल खरीद लिया है और मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया हूँ। मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दिया था कि वो उस केस में कोई एरर ढूंढे, लेकिन कोई भी एरर नहीं मिला है। लेकिन जो हॉस्पिटल है वो काउंटर फाइल करना चाहता है। किसी तरीके से मैंने उन्हें रोक लिया है क्योंकि तुम इसमें इन्वॉल्व हो। मैंने उन्हें ये भी बोल दिया है कि वो उस ओल्ड लेडी को कुछ पैसे दे देगा कि ये केस खत्म हो जाए। चार्यम बोल रही होती है कि तुम अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो और इस केस से दूर हट जाओ, और ये कहकर वो चली जाती है। अगली सुबह उस ओल्ड लेडी का ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एविडेंस ना होने की वजह से डिफेंडेंट वो केस आसानी से जीत जाता है और आखिर में वो हॉस्पिटल उस ओल्ड लेडी को पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है सेटलमेंट के लिए। रात को चार्यम और बारयम दोनों हॉस्पिटल जाते हैं होंग यूजी से मिलने के लिए। बात करते दौरान होंग यूजी रोना स्टार्ट कर देती है तो फिर किसी तरीके से चार्यम उसे चुप कराती है और वहां से चली जाती है। फिर वो बारयम के साथ हॉस्पिटल के बाहर पहुंचती है और वहीं पर बैठ जाती है। तभी बारयम भी उसे देखकर बैठता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चार्यम कह रही होती है कि मेरी ही गलती है क्योंकि मेरी वजह से होंग यूजी सफ़र कर रही है। बारयम बोल रहा होता है कि तुम होंग यूजी के लिए फाइट नहीं कर रही थी, बल्कि तुम अपनी बैटल लड़ रही थी। चार्यम बोलने लग जाती है कि वो मेरी सेल्फिश डिज़ायर थी ताकि मैं हीरो बन सकूं, लेकिन शायद मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अचानक से बारयम मुस्कुराकर बोल रहा होता है, इसमें क्या गलती है अगर तुम हीरो बनना चाहती हो। मुझे नहीं पता कि तुम हीरो बनोगी या फिर नहीं, लेकिन तुमने मुझे इस केस में रोल किया है तो फिर तुम्हें गिव अप नहीं करना है। चार्यम भी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लग जाती है। फिर वो बारयम के साथ वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह चा और यम चीफ जज हांसेजांग के ऑफिस में जाकर उससे माफ़ी मांग रही होती है। हांसेजांग कह रहे होते हैं कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो, तुम तो मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं करती हो। चार्यम बोल रही होती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि आप मेरी एक बार बात सुन लो। हांसेजांग उसकी बात मान लेता है। फिर चार्यम उसे सारी बातें बता देती है। बात सुनने के बाद हांसेजांग बोल रहा होता है, क्या तुमने पिटीशन फाइल करने से पहले दोनों पार्टी से बात की? तुम एक जज हो, तुम्हें एक स्टेटमेंट बनाने से पहले दोनों पार्टीज की बात सुननी चाहिए। मैं मानता हूँ कि प्रिसाइडिंग जज की वजह से एसोसिएट जज काफ़ी स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें प्रिसाइडिंग जज से ही बात करनी चाहिए। हम भी इंसान ही होते हैं। चार्यम कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह वो मीटिंग होती है तो फिर वहाँ पर हॉल में कुछ ही जज पहुँचते हैं। बारयम चार्यम से बोल रहा होता है कि शायद ये मीटिंग भी स्टार्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पर जज नहीं आए हैं।
चार्योम कह रही होती है कि मुझे ज़्यादा बुरा इस वजह से लग रहा है क्योंकि यहाँ पर एक भी प्रिसाइडिंग जज नहीं आया है। मीटिंग के स्टार्ट होने का टाइम होता है 4 बजे, लेकिन अब 5 मिनट बीत गए होते हैं। तभी चीफ प्रिसाइडिंग जज खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमें प्रोटोकॉल के अनुसार इस मीटिंग को कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर उतनी संख्या में जज नहीं आए हैं। उसी टाइम वहाँ पर चीफ जज हांसेसंग पहुँच जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि हमें बिल्डिंग में एलिवेटर की जरूरत है। ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है तो फिर हमें यहाँ पर आने में टाइम लगता है। आप लोगों को पता है कि हम बूढ़े हो गए, इस वजह से हम तेज नहीं चल सकते हैं। चलो कुछ और देर वेट कर लेते हैं क्योंकि कुछ और भी बूढ़े लोग यहाँ पर आ रहे होंगे। चारयोम चीफ जज हांसेसंग की ओर देखकर रोने लग जाती है और उन्हें थैंक यू बोल रही होती है। इसके बाद वहाँ पर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के प्रिसाइडिंग जज पहुँच जाते हैं और वो सब आए होते हैं हांसेसंग के कहने पर। बारेम अपने पीछे की ओर देखता है और वहाँ पर बोवंग बैठा हुआ होता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर कई सारे एसोसिएट जज भी पहुँच जाते हैं। चीफ प्रिसाइडिंग जज काउंटिंग करते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि हमें 20 और लोगों की जरूरत है अगर हमें मीटिंग स्टार्ट करनी है। फिर वो चीफ जज की ओर देखने जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमें इस मीटिंग को यहीं पर क्लोज करना होगा। तभी चारयोम चीफ जज के सामने खड़े होकर बोल रही होती है कि मुझे एक चांस चाहिए कुछ बोलने का। चीफ जज चारों की बात मान जाते हैं और वो उसे मौका देते हैं। चारयोम स्टेज के पास जाकर खड़ी हो जाती है और वहाँ पर जितने भी जज आए होते हैं उनको थैंक यू बोल रही होती है। थैंक यू बोलने के बाद चारयोम चीफ जज हांसेसंग की अच्छाई और बुराई के बारे में बता रही होती है सारे लोगों को। ऐसे ही वो कुछ और भी बातें करती हैं और उसकी बातें सुनने के बाद जितने भी जज होते हैं वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और उसके लिए क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बोवांग बारयोम के पास जाकर बैठ जाता है और उससे बोल रहा होता है कि अगर चारयोम प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ेगी तो फिर मैं ऐसे ही वोट दूंगा। इधर स्टेज पे चीफ प्रिसाइडिंग जज से बोल रहे होते हैं कि हम सबने स्टेटमेंट सुन लिए तो फिर इसे क्लोज कर दिया जाए। फिर वो उसे क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद जब वो बाहर जाते हैं तो फिर वहां पर संगोंग खड़ा होता है। संगोंग चीफ प्रिसाइडिंग जज को ग्रीट कर रहा होता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं। रात को संगोंग अपने एक फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में होता है और वहाँ पर रिपोर्टर भी आया होता है। तो फिर रिपोर्टर पूछ रहा होता है क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, तुम यहाँ पर ड्रिंक कर रहे हो। संगोंग का फ्रेंड बता रहा होता है कि जो उसकी फैमिली हो 5 सालों से अब्रॉड में रह रही है और इसी वजह से ही यहाँ पर अकेला काम करता है। संगोंग काफ़ी गुस्से में होता है और बोल रहा होता है कि आज जो भी हुआ है मैं उसे कभी भी नहीं भूलूंगा। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये एपिसोड।